वेलकम क्लास 12। चलते चलते आज हम लोग पहुंच चुके हैं, एक चैप्टर है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर को अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर को सीखने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोग को बतानी हैं। कुछ बेसिक बातें कहने की मतलब क्लास 11 की बातें। देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता है। तो क्या वो अपना हिसाब नहीं रखती होगी? बिल्कुल रखती होगी। सपोज़ थोड़ा सा 11 का यहाँ आपको रिवीजन का भी ज़रूरत पड़ेगा, तो मैं उस तरह से एक फ्रेम कर देता हूँ कि ये जो है अपना, ये सपोज़ कीजिए कि ये अपना है मिस्टर राम, और एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। इसके 3 बिजनेसेस हैं, इसके 3 बिजनेस हैं, इसके छोटे बड़े मिलाकर टोटल जो है 3 बिजनेस हैं। इसके 3 बिजनेस है। एक बिजनेस का नाम है, या ऐसे बोलते हैं कि एक इनका बिजनेस है मेडिकल का, एक इनका बिजनेस है क्लोथ्स का, ठीक है, और एक इनका बिजनेस है, ये बेसिकली बिजनेस क्या हम बोल सकते हैं कि स्कूल है जहाँ पर पढ़ाई होती है किन बच्चों की? जो बच्चे डिसेबल्ड हैं। देखो, मिस्टर राम का सोच बहुत बढ़िया है। वो बिजनेसमैन है तो सोच भी उसका वैसा है। अब उसका मेडिकल शॉप है, तो ये जो बिजनेस है इसका, ये इसका प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। ये इसका प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। और बेसिकली ये ट्रेडिंग पे काम करता है। ट्रेडिंग बताने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेडिंग बिजनेस है। ट्रेडिंग बिजनेस मतलब आप लोगों को समझ में आता होगा। ट्रेडिंग की कई बार मैंने डेफिनेशन क्लियर की है। ऐसा बिजनेस जहाँ पर इसने गुड्स खरीदना है और उसको सेल करना है बाय एडिंग प्रॉफिट। अगर 10 रुपये का इसने चीज़ खरीदा है तो किसी से खरीदेगा 10 रुपये में, लेकिन उसको वो सेल करेगा 12 रुपये में बाय एडिंग ₹2। तो ऐसे बिजनेस का आपको अकाउंटिंग क्या करने नहीं आता है? बुक कीपिंग क्या करने नहीं आता है? हाँ सर, आता है। 11 में हम लोगों ने सीखा है इसी तरह का बिजनेस का अकाउंटिंग करने। जैसे बुक कीपिंग जो आप करते हो, बुक कीपिंग करने के बाद जो ट्रायल बैलेंस आपको मिलता है, बुक कीपिंग से ही ट्रायल बैलेंस मिलता है, उससे आप क्या बनाते हो? ट्रायल बैलेंस से आप क्या बनाते हो? क्या बनाते हैं सर? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। याद कीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं सर, बहुत बढ़िया। और एंड में बनाते हैं उस बिजनेस का बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये कौन से बिजनेस के लिए? ऐसा बिजनेस जो ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो उसका काम अकाउंटिंग का इस तरीके से होता है। इस पूरे चीज़ को अकाउंटिंग बोलते हैं। क्लियर? मैंने कहा ना, मुझे थोड़ा सा 11 का बताना पड़ेगा। अभी मिस्टर राम का एक और बिजनेस है ना, कपड़े की फैक्ट्री है। एक्चुअली ये क्लोथ्स की ना एक्चुअली फैक्ट्री है। ये एक्चुअली बोल सकते हैं प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है इसका। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्लस ट्रेडिंग है। अब ये क्या होता है सर? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब उसके फैक्ट्री में कपड़ा बनता है, फिर अपना ही जो फैक्ट्री में कपड़ा बनाया उसको वो सेल करता है। तो बनाता भी खुद है कॉटन,
और सेल भी खुद करता है, शर्ट वगैरह बनाकर, रेडीमेड शर्ट वगैरह बना के सेल भी खुद करता है। तो कहने का मतलब है प्रोडक्शन का भी काम इसका है और साथ ही साथ सेल भी यही करता है। तो इसका अकाउंटिंग कैसे होगा? इसका अकाउंटिंग सेम जैसे यहाँ हुआ है वैसे ही होगा। इसका भी बुक कीपिंग बनेगा, इसका भी बुक कीपिंग बनेगा जैसे बनता है। बुक कीपिंग से अपने को क्या मिल जाएगा? ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। बुक कीपिंग से अपने को ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। वो सिमिलर है, वो जैसा भी बिजनेस हो बुक कीपिंग का काम जो होता है वो सिमिलर होता है। क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा? हाँ, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, लेकिन कैसा ट्रेडिंग अकाउंट? इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये आपको नहीं सिखाया गया है क्लास 11 में। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट ये आपको नहीं सिखाया गया क्लास 11 में। हाँ, लेकिन जो आईसीएसई के बच्चे हैं उनको ये अकाउंट बड़ा बढ़िया से आता है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट। देखो मेरे पास जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट अगर वो हमसे 11 में पढ़े हैं तो इनको थोड़ा सा हिंट्स ज़रूर दिए थे कि देखिए ट्रेडिंग कंसर्न ये कौन सी है, ये बिजनेस है ट्रेडिंग वाली, ट्रेडिंग वाली का काम ऐसे होगा, और ये बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग वाली, उसका अकाउंटिंग इस तरीके से होगा। मिस्टर राम जो है ये दोनों बिजनेस इसका प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, दोनों बिजनेस ओपन ही किया है प्रॉफिट कमाने के लिए, तो दोनों का हिसाब वो रखता है, इस तरीके से वो हिसाब रखता है, अकाउंटिंग इस तरीके से करता है। मिस्टर राम जो है क्योंकि एक अच्छा एजुकेटेड आदमी है और सोसाइटी में बड़े मतलब सोसाइटी में जाना जाता है एक अच्छा आदमी, जैसे टाटा जी हैं हमारे, है ना, वो सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देते हैं, उनका बहुत सारा बिजनेस है, वो सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देते हैं, साथ साथ देखते हैं कि सोशल वेलफेयर क्या हो। मिस्टर राम भी कुछ वैसा ही है। ये दो बिजनेस ओपन तो किया प्रॉफिट कमाने के लिए और उसका हिसाब रखा इस तरीके से, अकाउंटेंट उसका हिसाब रखा इस तरीके से। मिस्टर राम जो है एक स्कूल खोला, मिस्टर राम एक स्कूल खोला किन लोगों के लिए? ऐसे बच्चों के लिए जो या तो हैंडीकैप्ड हैं, ब्लाइंड हैं, है ना, या अनाथ हैं, ऐसे किसी भी तरह का डिसेबिलिटी हो, कोई भी, या तो फिजिकल डिसेबिलिटी या तो कैसा भी इकोनॉमिकल डिसेबिलिटी, ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल खोल के रखा है। और इनका ये जो बिजनेस है नॉट फॉर प्रॉफिट है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, मतलब इस स्कूल से ये सिर्फ बच्चों, ऐसे बच्चे पढ़ सकें इसीलिए ऐसा स्कूल इन्होंने खोल दिया है। यहाँ से वो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते हैं। लेकिन मिस्टर राम एक बहुत ही क्लेवर बिजनेसमैन है। वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को अप्रोच करते हैं और बोलते हैं क्योंकि आप हमारा सारा हिसाब संभाल रहे हैं, हमको एग्जैक्ट प्रॉफिट बताइए कितना हो रहा, एग्जैक्ट प्रॉफिट। तो चार्टर्ड अकाउंट बोला कि सर इस बिज़नेस से इतना प्रॉफिट, इस बिज़नेस से इतना प्रॉफिट। मिस्टर राम डांट कर बोले आप कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारा एक स्कूल भी है, आपको उसका भी हिसाब बताना पड़ेगा। मानते हैं हमको वहाँ से प्रॉफिट नहीं चाहिए, लेकिन उसका आपने हिसाब तो रखा है ना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला कि हाँ सर उसका भी हिसाब रखा है। एक बिजनेसमैन चाहे वो कैसा भी बिजनेस हो, प्रॉफिट हो नॉन प्रॉफिट हो, अपना पूरा हिसाब चाहता है, साल भर में अपना वो पूरा हिसाब चाहता है। वो बात अलग है कि स्कूल में कभी कभार प्रॉफिट हो गया, लेकिन मोटिव प्रॉफिट का नहीं था। लेकिन ये बिजनेसमैन अपना पूरा तीनों बिजनेस का हिसाब चाहता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इस स्कूल का, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हिसाब कैसे रखा होगा और क्या बताएगा राम को, ये हम लोग को सीखना है। तो देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एनजीओ ले सकते हैं आप, है ना, फिलहाल तो इसका स्कूल है, कोई भी एनजीओ ले सकते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कोई हॉस्पिटल ऐसा जो फ्री में इलाज करती है,
या फिर कोई टूर्नामेंट क्लब जो बच्चों को क्रिकेट फ्री में सिखाती है, मतलब ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां मोटिव है उसका सोशल वेलफेयर, वो खड़ा ही हुआ है सोशल वेलफेयर के लिए। क्लियर? तो उसका मोटिव कभी प्रॉफिट रहा नहीं, उसका मोटिव यही रहा कि स्कूली बच्चों की पढ़ाई हो जाए, या हॉस्पिटल ऐसा खोल देते हैं, समझ रहे हो। तो बहुत तरह के एनजीओज होता है, ऑर्फनेज, अनाथालय, ब्लाइंड स्कूल्स, बहुत तरह के और एनजीओज होते हैं। तो ये एनजीओज भी अपना हिसाब रखते होंगे, बिल्कुल रखते हैं। मिस्टर राम का 2 प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न था और 1 एनजीओ था। मिस्टर राम का 2 प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न था और 1 एनजीओ था। चार्टेड अकाउंटेंट ने इस एनजीओ का हिसाब किस तरीके से मेंटेन किया होगा वो मैं आपको बताता हूँ। एज इट इज़, क्योंकि वो चार्टेड अकाउंटेंट है तो उसने एज इट इज़ इसको मेंटेन किया है, उसने बुक कीपिंग इसकी की है, क्योंकि उसको भरपूर नॉलेज है इसलिए उसने बुक कीपिंग की है, विच इज़ जस्ट सिमिलर टू ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। जैसा मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में होता है उसका बुक कीपिंग कहीं बदलता नहीं है। यहाँ से इसको ट्रायल बैलेंस मिल गया, यहाँ से इसको ट्रायल बैलेंस मिल गया। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या बनाया है? उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 3 चीज़ें बनाई हैं। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 3 चीज़ें बनाई हैं। एक का नाम है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, काफ़ी फॉन्ट छोटा है लेकिन क्लियर है। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एंड में बनाया है चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बैलेंस शीट। देखो हिसाब एक बिजनेसमैन अपना पूरा हिसाब मांगता है, तो उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, उसने पूरा हिसाब मेंटेन किया है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जैसे बुक कीपिंग होता है वैसे ही होगा। ट्रायल बैलेंस यहाँ से मिल जाएगा और ट्रायल बैलेंस के बाद रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है, विच इज़ जस्ट लाइक कैश अकाउंट। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, विच इज़ सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बिजनेस स्टार्ट नहीं किए थे इसलिए बस इसका नाम चेंज है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। और एंड में बनता है बैलेंस शीट। तो ये 3 चीज़ें हैं अकाउंटिंग के लिए, या आप इनको बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था सिनेरियो। क्लियर? मिस्टर राम का 2 प्रॉफिट और 1 नॉट फॉर प्रॉफिट का हिसाब इस तरीके से मेंटेन होता है। अभी रियल लाइफ में अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है कोई, तो वो मिस्टर राम का जो हिसाब है वो इस तरीके से रखेगा, इस बिजनेस का, इस बिजनेस का, इस बिजनेस का। लेकिन क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो पाता है क्या? प्रैक्टिकल लाइफ कहने का मतलब, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ये इनका एक काम खत्म हो गया। प्रैक्टिकल लाइफ कहने का मतलब है, सपोज ये है मिस्टर दीपक। ये मिस्टर दीपक एक्चुअली एक हैं, होप सो, इनका एक एनजीओ है, इनका एक एनजीओ है, ठीक है। मिस्टर दीपक जो हैं उनको अकाउंट्स का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है और ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वो एक सीए को हायर कर सकें। तो मिस्टर दीपक ने क्या किया, मिस्टर दीपक का क्या होता है, क्योंकि ये एनजीओ है तो इस एनजीओ को बहुत जगह से कैश मिलता है और मिस्टर दीपक क्या करते हैं, एनजीओ के पैसे को खर्च करते हैं। पैसा आता है और जाता है। क्योंकि इनको नॉलेज कम है तो इन लोगों ने क्या, इनने क्या किया, कम से कम सिर्फ एक हिसाब साल भर का रखने के लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अपने फ्रेंड से सीख लिया या हम ही से सीख लिया। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने दीपक को सजेस्ट किया कि अरे यार तू एनजीओ चलाता है, कम से कम साल भर का हिसाब तो रख। तो मिस्टर दीपक को मैंने बुक कीपिंग नहीं सिखाया, मैंने ट्रायल बैलेंस नहीं बताया, मैंने बोला कि देख जा, एक चीज़ बस तू रख ले, उसके बाद तो मैं तेरा बैलेंस शीट बना दूंगा। मैंने उसे बोला कि
तुम सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन करना सीख जाओ। तो कई बार क्या होता है कि कस्टमर आपके पास ये वाला अकाउंट लेकर पहुंचते हैं या इसका डिटेल लेकर पहुंचते हैं। कोई भी एनजीओ जो पैसा मिला है उसको खर्च करेगी ही करेगी, खा नहीं जाएगी। इसीलिए तो वो एनजीओ है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो ऑर्फनेज हो, ठीक है, चाहे वो ब्लाइंड स्कूल हो। बहुत तरह का पैसा उसके पास आता है और उसको खर्च करना ही है, वो उस पैसे को खा नहीं सकती है। तो मैंने दीपक को बोला कि अरे यार तू साल भर का सपोज 2018 से लेकर के 2019 इस फाइनेंशियल ईयर का जितना भी पैसा आएगा ना, तू इस तरफ लिख देना। जितना भी पैसा आएगा तू इस तरफ लिख देना, ठीक है। उसको डेबिट वर्ड नहीं समझ में आता था तो मैंने बोला कि चलो इसको हटा के रिसीट तू इधर लिख देना। मतलब एक साल में जितना भी पैसा आएगा तू इस तरफ लिखना। जैसे कोई तेरे को डोनेशन दिया तो तू लिखना डोनेशन अमाउंट। मैंने उसको बोला कि तू जो भी खर्च करेगा, क्योंकि तू को ये क्रेडिट वर्ड नहीं समझ में आता है तो यहाँ पेमेंट लिख ले। तू जो भी खर्च करेगा उसको तू इस तरफ दिखाना। तो साल भर में जो भी पैसा मिलेगा इस तरफ लिखना और जो भी पैसा तू खर्च करेगा इस तरफ लिखना। दीपक बोला अरे ये तो बहुत ईजी है, कर देंगे हम इतना। मैं बोला बस 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 तुम इतना करके मेरे पास लेते आना, हम बैलेंस शीट बना देंगे। तो क्या सीखा आपने? ट्रायल बुक कीपिंग, ट्रायल बैलेंस करके भी बैलेंस शीट तक पहुंचा जा सकता है। और अगर क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया है तो भी बैलेंस शीट बनाया जा सकता है। तो आपके क्लास 12 में क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी दिया होगा, वहाँ से आपको बैलेंस शीट तक पहुँचना है। एक बात, अब चलते हैं आगे का जर्नी में। चलिए काम को आगे बढ़ाते हैं। ये है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। ये है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। पहले हर एक अकाउंट को समझते हैं कि ये होता क्या है। देखो कोई भी एनजीओ हो जिसका मोटिव है सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए, जिसका मोटिव है सोशल वेलफेयर, वो ज़्यादा कर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अपने खुद से मेंटेन कर सकती है। कहने का मतलब है कि अगर एक लेमैन भी है, अगर वो एनजीओ चला रहा है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो कम से कम वो ये हिसाब तो रखता ही है साल भर का। तो ये सपोज फॉर्मेट है 2018-2019, मतलब उसने एक साल का हिसाब रखना है। जो भी पैसा आएगा वो लेफ्ट साइड में लिखेगा, जो भी पैसा जाएगा वो राइट साइड में लिखेगा। साल भर में जो भी पैसा रिसीव किया वो इधर, और एनजीओ से जो भी पैसा खर्च हुआ वो इधर। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश अकाउंट है। इसका जो नेचर है, इसका जो नेचर ऑफ अकाउंट्स है, ये क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछ सकता है। नेचर ऑफ अकाउंट्स इसका क्या है? देखो एक तो कैश अकाउंट की तरह है, मतलब रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट की तरह है मतलब रियल अकाउंट है। कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट, उसी की तरह। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर होता है वो रियल अकाउंट होता है। ठीक है सर, कौन सा पैसा लिखेंगे सर? इस तरफ। तो आपने इस तरफ लिखना है कौन सा पैसा? रेवेन्यू रिसीट्स 11 वाली बात, कैपिटल रिसीट्स 11 वाली बात। कहने का मतलब है पैसा छोटा हो चाहे बड़ा हो, अब ये दोनों, अच्छा ये लोग आप लोग तो भूल गए होंगे। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आर रिकरिंग इन नेचर। अगर सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्कूल है, एक एनजीओ है, स्कूल है ना, एनजीओ स्कूल है, वहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं फ्री में। तो रेवेन्यू रिसीट्स, वैसे एनजीओ को बार बार कौन सा पैसा आ सकता है, हमेशा आता हो, तो स्टेट गवर्नमेंट से हेल्प, डोनेशन जो है वो हमेशा मिलता है। छोटा डोनेशन हमेशा मिलते रहता है उसको मंथली वाइज, तो रेवेन्यू रिसीट।
अभी क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ही बार 10 लाख रुपए दे दिया, बोला इससे आप क्या कीजिए कि बिल्डिंग को एक और थोड़ा फ्लोर बढ़ा दीजिए, तो मोटा पैसा मिला, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। हर बार नहीं मिलता है, एक बार बस 10 लाख दे दिया, मोटा पैसा। तो रेवेन्यू रिसीट्स मतलब छोटा और बार बार पैसा। देखो अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरह का रेवेन्यू रिसीट्स हो सकता है, अलग अलग तरह का कैपिटल रिसीट्स हो सकता है, तो बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको पकड़ना पड़ेगा। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप एनपीओ में हर बार गलती कर जाओगे। जैसा बिजनेस उसके हिसाब से रेवेन्यू और कैपिटल नेचर तय होता है। अगर कोई हॉस्पिटल है तो उसका रेवेन्यू रिसीट्स क्या हो सकता है? हॉस्पिटल मतलब कोई ऐसा हॉस्पिटल जो फ्री में है या थोड़ा बहुत चार्ज लेती है, थोड़ा बहुत चार्ज लेती है या कम चार्ज लेती है, तो उसका रेवेन्यू रिसीट्स क्या हो जाएगा? एडमिशन फ़ी। एडमिशन फ़ी क्या बार बार लेती होगी काउंटर? नॉमिनल लेती है, कम लेती है ना, ₹50, ₹50 नॉमिनल है मतलब कम लेती है। तो अब ये एडमिशन फ़ी तो बार बार ले रही है, तो हॉस्पिटल के लिए क्या है? रेवेन्यू रिसीट है, आप इस तरफ लिखोगे। अभी कोई हॉस्पिटल को डोनेशन दे गया 5 लाख रुपए का, मोटा पैसा है, बार बार नहीं मिलता है, कैपिटल रिसीट। तो कहने का मतलब है कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसको पैसा मिला है तो आप लेफ्ट साइड में लिखोगे इस तरफ, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट हो चाहे वो कैपिटल रिसीट हो। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों चीज़ आता है, रेवेन्यू रिसीट भी आता है, कैपिटल रिसीट्स भी आता है। ठीक है, अभी पूरे साल भर में एनजीओ खर्च भी तो करती है, तो चाहे वो खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, जैसे हॉस्पिटल है तो उसका खर्च भी होता है, सैलरी वगैरह देना, बार बार स्टाफ को सैलरी देना, रेंट पे लिए हैं अगर हॉस्पिटल छोटा सा गरीब का हेल्प के लिए तो रेंट देते हैं बार बार, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बार बार दे रहे हैं, छोटा अमाउंट है, तो इस तरह का खर्च तो होते रहता है, इसलिए इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर बिजनेस ने उस ईयर में कुछ बड़ा खर्च किया है, कुछ बड़ा खर्च किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, पॉइंट को याद रखने के लिए कि सर ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आप बोल रहे हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये पैसा जो आया है लेफ्ट साइड में लिखेगी, और जो भी पैसा गया है एनजीओ से, पैसा जो आया है, कम सीन जो हुआ है, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, जो भी पैसा आया हो चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो, अगर कम सीन हुआ है बिजनेस में आया है तो लेफ्ट साइड, अगर गोज आउट हुआ है, सॉरी ये यहाँ पे लिख देते हैं, अगर ये गोज आउट हुआ है, यहाँ लिख दे रहे हैं गोज आउट, तो आपने किधर लिखना है? राइट साइड में लिखना है। अब क्या बात आती है, कैसा भी पैसा हो, पैसा अगर आया है तो इधर, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, पैसा अगर गया है तो इधर, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे वो कैपिटल नेचर का हो। ठीक है, तो ये था टोटल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में कि ये अकाउंट क्या है। कुछ नहीं है, सिमिलर टू कैश अकाउंट है और कुछ नहीं है, सिमिलर टू कैश अकाउंट है। जो भी पैसा आया इधर, जो भी पैसा गया इधर, चाहे वो रेवेन्यू पैसा हो चाहे वो कैपिटल पैसा हो, दोनों चीज़ यहाँ रिकॉर्ड होता है, चाहे वो रेवेन्यू पैसा हो चाहे वो कैपिटल पैसा हो, दोनों चीज़ यहाँ रिकॉर्ड होता है। तो ये था थ्योरेटिकल नॉलेज जो हमने आपको बताया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। आगे चलते हैं कि ये अकाउंट दिखता कैसा है, इसको समझते हैं। क्लियर, काम कैसे होता है, क्या हम लोग को ये अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, ये अकाउंट हम लोग को बनाना नहीं पड़ेगा, ये अकाउंट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा। क्लियर, उसके हेल्प से हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। तो खैर आगे का काम अब हम लोग बढ़ाते हैं। चलिए आइए समझते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। देखिए ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, जो मैंने बात बताई है वही लिखा हुआ है। पहले तो आप ऊपर में ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दीजिए, कोई क्लब है, टूर्नामेंट क्लब है, कोई ऑर्फनेज है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है जो कम फीस में काम करती है, मतलब किसी भी तरह का
सोशल वेलफेयर वाला जो एनजीओ होता है वो सबको लेना है। उसका नाम दे दीजिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 18-19 ले लेते हैं। इस तरफ वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं जो पैसा आया है। तो देखिए क्या क्या पैसा आया है, पहले ब्लैक हेडिंग से देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू रिसीट्स, इसके अंदर इतना कुछ, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैपिटल रिसीट, इसके अंदर इतना कुछ। तो पहले बाइफर्केशन समझिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। अभी देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बहुत सारा ऐसे नाम्स है जो आपको समझ, मतलब ऐसे नेम है ना जो आपको एकदम थोड़ा सा भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो हम चाह रहे थे कि आप वो सब नेम को समझें कि वो क्या चीज़ें हैं। कोई भी एनजीओ हो वो सबको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्या दिया हुआ है, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है कि इस एनजीओ के पास कैश बिगिनिंग में इतना है 1 तारीख को, और बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है इस एनजीओ के पास। ये वो चीज़ को डिनोट करता है, ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ दिखा भी रहा है। उसके बाद उस साल टू सब्सक्रिप्शन ये अमाउंट कुछ ऐसे दिया रहता है, तीनों को ऐड करके बाहर ऐसे दिया रहता है। टू सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा। तो बहुत सारा एनजीओ को चंदा मिलते रहता है रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। तो ये पैसा मिला है इसलिए रेवेन्यू रिसीट है। सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा मिलना है ना, फायदा का चीज़। कैश मिला है, ठीक है, कैश मिला है, कुछ पिछले साल का मिला है, कुछ इस साल का मिला है, कुछ आने वाले साल का भी मिल गया है। तो खैर इस पे हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। क्लियर? अभी हम डिस्कस कर देंगे कि ये क्या चीज़ है। बस इतना याद रखो, चंदा मिला है तो इधर लिखें। एनजीओ को डोनेशंस मिलता है, डोनेशन, अगर छोटा डोनेशन मिला है तो रेवेन्यू रिसीट के अंदर में आएगा। ठीक है, डोनेशंस तो मिलते रहता है एनजीओ को, कई बार आप ही लोग डोनेट कर देते हो, है ना। तो जनरल डोनेशन रेवेन्यू नेचर का डोनेशन है ना। ग्रांट मतलब होता है हेल्प, बहुत तरह का एनजीओ में हेल्प कर देता है किसी ना किसी तरीके से। एंटरटेनमेंट रिसीट, एक ब्लाइंड स्कूल था, ब्लाइंड स्कूल ने स्टेज परफॉर्मेंस करवाया, ब्लाइंड वाले बच्चों ने, किसी ने कैसियो बजाया, क्योंकि ब्लाइंड बच्चे हैं तो कुछ टैलेंट है उनके पास, तो कोई डांस कर लिया, कोई कैसियो बजा दिया, तो टिकट कॉस्ट रखा गया था, वहाँ से उनको कमाई हो गई। एंटरटेनमेंट रिसीट्स। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, अब इस एनजीओ ने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा है, वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कैश है ना जी, तो आपने इधर लिखना है। डिविडेंड, शेयर्स में अगर ये इन्वेस्टमेंट करके रखी है, मतलब ये एनजीओ रिलायंस का शेयर्स अगर ली है तो रिलायंस कंपनी इसको प्रॉफिट का थोड़ा सा टुकड़ा देती है जिसका नाम होता है डिविडेंड, तो पैसा मिला इसलिए इधर आया। ये सब चीज़ें बार बार मिलती हैं, मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, लेकिन हर साल मिलती है। रेवेन्यू रिसीट इसीलिए इसको बोला जाता है। और भी बहुत तरह का रेवेन्यू रिसीट्स है, एंट्रेंस फी, एडमिशन फी, है ना, रेंट रिसीव कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास क्लब है तुमने रेंट पे दे दिया तो वहाँ से रेंट मिल रहा है। छोटा मोटा बहुत सारा सेंट्री रिसीट आ जाता है, न्यूज़पेपर पढ़ा था उसको बेच के कुछ पैसा आ गया, लेक्चर हॉल से आपको कुछ पैसा मिल गया, तो बहुत तरह का, चैरिटी शो कराया था वहाँ से कुछ पैसा मिल गया। तो जो भी पैसा मिला है वो इधर रेवेन्यू नेचर का ये सब पैसा है, बार बार ऐसा होता है, हर साल मिलता है, या मंथली पे या फिर ईयरली पे। कैपिटल रिसीट्स क्या होता है? कैपिटल रिसीट मोटा अमाउंट, बार बार नहीं मिलता है, कभी किसी ईयर मिल गया, जैसे नाम से ही पता चलेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। एंडोमेंट फंड रिसीट, देखो कोई भी फंड जहां वर्ड होगा ना, समझ जाना कि वो कैपिटल रिसीट ही है। कहीं भी फंड वर्ड देखना, समझ जाना वो कैपिटल रिसीट ही है। लीगेसीज, जैसे कोई डेथ कर गया और उसके फैमिली में कोई था नहीं, तो उसने सारा कुछ अपने जितना भी प्रॉपर्टी था, जमीन, घर, है ना, जो भी कुछ था सब कुछ वो दान कर दिया, तो लीगेसीज से भी कैपिटल रिसीट एनजीओ को मिला। ठीक है, या कोई मेंबर ही डेथ कर गया और मेंबर बोल के गया था कि मेरे मरने के बाद जो भी प्रॉपर्टी होगा मेरे एनजीओ को चला जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस, अभी देखो धनबाद क्लब तो खैर प्रॉफिट मेकिंग में मानते हैं उसको, कोई क्लब है मान के चलो, है ना, कोई क्लब है
और इस्टेब्लिश्ड हुई है सोशल वेलफेयर के लिए, तो तुम उसका अगर मेंबरशिप लेना चाहोगे तो मंथली बेसिस पे भी पे कर सकते हो, है ना। हर मंथ आप 300 जो मंथली फ़ी होता है वैसे पेमेंट करोगे। लेकिन कुछ लोग क्या चाहते हैं ना कि हम उसका लाइफ मेंबरशिप ले लें, हमेशा के लिए उस क्लब का मेंबर बन जाए। तो लोग क्या करते हैं कि एक मोटा अमाउंट एक ही बार पेमेंट कर देते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस। तो ये जो फीस मिलता है क्लब को, ये एक मोटा अमाउंट होता है। अब वो आदमी जब तक जिंदा है तब तक उस क्लब का मेंबर बना रहेगा। क्लियर? तो ये एक मोटा अमाउंट है, ये सब मोटा अमाउंट है ना। डोनेशन ऊपर भी था, डोनेशन यहाँ भी है। लेकिन अगर कोई डोनेशन स्पेसिफिक होगा, जैसे कि हम डोनेट किए किसी एनजीओ में, बोले देखिए ये लीजिए 10 लाख रुपया, ये लीजिए 10 लाख रुपये, इससे जो बैडमिंटन कोर्ट है वो बनना चाहिए, बैडमिंटन कोर्ट बना दीजिए बच्चों के लिए। तो मैंने पैसा दिया और कुछ बोलकर दिया कि इस पैसे का यूज़ यही होना चाहिए, कैपिटल रिसीट है। सब्सक्रिप्शन अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है, चंदा भी अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए देगा तो वो भी कैपिटल रिसीट में ही आएगा, क्योंकि वो उसी के लिए यूज़ होगा। ठीक है, जब भी यूज़ होगा उसी पर्पस के लिए यूज़ होगा। टू रिसीट्स ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल मैच फंड, फंड जितना भी होगा ना सब कैपिटल रिसीट होता है। फंड जितना भी होगा, टूर्नामेंट फंड, ये सब के बारे में आगे भी डिटेल करेंगे, ये सब कैपिटल रिसीट्स है। इन्वेस्टमेंट, कोई सेल कर दी इन्वेस्टमेंट को तो वहाँ से मोटा पैसा आ गया। बैंक लोन लिए, पैसा आया, है ना, बड़ा मोटा पैसा आया, इसीलिए कैपिटल रिसीट। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इधर वो सब लिखे हुई हैं जो एनजीओ को पैसा मिला है। इधर क्या है, इधर वो सब चीज़ें हैं जो इसने खर्च किया है, इस एनजीओ ने खर्च किया है। अब ये खर्च कैसा करती है, दो तरीके का करती है, रेवेन्यू पेमेंट्स, कैपिटल पेमेंट्स। देख पा रहे हो आप, रेवेन्यू पेमेंट्स मतलब इसको बार बार करना पड़ता है। पोस्टेज, टेलीफोन बिल का खर्चा बार बार, रेंट का बिल बार बार, स्टेशनरी, रबर, स्केल, ये सब का पेमेंट बार बार, कुरियर खर्च बार बार होता है, मैगजीन पे खर्च, है ना, मेंटेनेंस, रिपेयर, ये सब बार बार वाला खर्च है, रेवेन्यू खर्च है। अपकीप ऑफ लैंड, अपकीप तो ग्रास होता है ना, गार्डन में ग्रास, उसको अच्छे से साफ सफाई करके रखना, अपकीप ऑफ लैंड, ग्राउंड, जो भी बोलो। एडवर्टीजमेंट, छोटा खर्चा अगर है तो रेवेन्यू लेंगे। चैरिटी, बार बार चैरिटी करते हैं हम लोग, ऑब्वियसली ऐसी है जो एनजीओ है तो चैरिटी तो करेगी। वेजेस, सैलरी देती है अपने स्टाफ को, ये सब बार बार वाला खर्च है। इलेक्ट्रिसिटी, बैंक, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब रेवेन्यू पेमेंट्स है जो करती है एनजीओ, इसलिए नाम है रेवेन्यू, छोटा और बार बार। ये ऑनरेरियम पेमेंट क्या होता है, नया वर्ड, कई बार ना ऐसा ऐसा चीज़ मिलेगा तो हम उस दौरान बताते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑनरेरियम पेमेंट क्या, तो ऑनरेरियम पेड, देखो एक एनजीओ था, उसने शाहरुख खान को बुलाया कि आइए लेक्चर दीजिए, गेस्ट लेक्चर, तो थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ा। तो कोई भी रेपुटेड पर्सन को हम बुलाते हैं अपने क्लब में या अपने हॉस्पिटल में, और वो लेक्चर देता है तो उसमें कुछ खर्च होता है, तो वो खर्च, ठीक है। ऑडिट फ़ी, अपने बुक्स का बार बार ऑडिट करवा रहे हैं तो उसका पेमेंट करना पड़ता है हर साल चार्टर्ड अकाउंटेंट को। ट्रैवलिंग चार्ज, म्यूनसिपल टैक्स, सब पानी उनी का जो खर्चा होता है, लोकल टैक्स जो देते हैं, तो ये सब जो आप देख रहे हो ये सब रेगुलर खर्च है, रेवेन्यू पेमेंट से जो एनजीओ करती है। कुछ मोटा खर्च भी करती है, मोटा खर्च अगर की है तो यहाँ आएगा। जैसे मोटा खर्च, कोई एसेट खरीद ली, है ना, एसेट खरीदना, बिल्डिंग खरीद ली, है ना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीद ली, अगर क्रिकेट क्लब है तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक बार खरीद ली तो बार बार खरीदने का ज़रूरत है नहीं। बैंक लोन का कोई तुम पेमेंट कर दिया, तो ये इतना बताने का ज़रूरत नहीं था हमको, मेरे को बस इतना बताना था कि देख लो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू रिसीट्स इधर, मतलब कोई भी रिसीट हो, कैसा भी रिसीट हो इधर आएगा, कोई भी खर्चा हो, कैसा भी खर्चा हो इधर आएगा। अगर उस साल हुआ है तो आपको दिखाना पड़ेगा। अब एक बात और ध्यान रखना, अलग अलग फॉर्मेट करके हम बना रहे हैं। ये है 2018 2019, मतलब 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सपोज
आपने एक वहाँ पर देखा सीक्वेंस कुछ ऐसा बना था, 2 सब्सक्रिप्शन बना हुआ था, लिखा था प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, 50,000, 1,00,000, 20,000। देखिए रिसीट पेमेंट अकाउंट में इस तरीके से क्यों लिखा हुआ है हम ये बताते हैं। रिसीट पेमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है, इसका चाहे तो आप नेचर में ऐड कर सकते हैं, इट रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड तो करेगा, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, इट रिकॉर्ड्स प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, ट्रांजैक्शंस टू। कहने का मतलब था अगर कोई चंदा दिया, ठीक है, टोटल चंदा हमको कितना मिला है पहले देख लें, 1,70,000, हमको 1,70,000 रुपये मिला है। लेकिन ध्यान रखिए करेंट ईयर मेरा क्या है, 2018-19। रिसीट पेमेंट अकाउंट अपने आप में एक यूनिक अकाउंट है, इसने रिसीट को रिकॉर्ड किया है, करेंट ईयर अपने साल का तो किया ही किया, पिछला साल का भी किया और आने वाले वक्त का भी किया। कहने का मतलब है कि 2018-19 में आपने जो पैसा हाथ में रिसीव किया, 2018-19 में आपने जो पैसा हाथ में रिसीव किया, चाहे वो किसी भी साल का हो, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे वो आने वाला साल का हो, चाहे वो पिछले साल का बकाया हो, चाहे कोई आने वाले साल का एडवांस दे दिया हो, अगर आपने हाथ में रिसीव किया है उस ईयर तो आपको दिखाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने लिखा कि ये अकाउंट जो है प्रीवियस ईयर का भी अमाउंट रिकॉर्ड करती है, नेक्स्ट ईयर का भी अमाउंट रिकॉर्ड करती है। आपने जो भी पैसा हाथ में लिया है 18-19 के दौरान आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा, चाहे वो इस ईयर का पैसा हो, चाहे पिछला ईयर का पैसा हो, चाहे कोई आने वाले वक्त का पैसा अभी आपको दे के चला गया हो। अगर आपने हाथ में रिसीव किया है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। बस ये वही चीज़ बता रहा है कि पिछला साल का 50,000 मिल गया हमको अभी, इस ईयर का 1,00,000 मिला और आने वाले वक्त का कोई चंदा 20,000 एडवांस दे के चला गया। तो ये था टोटल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में जानकारी। सर इतना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ा रहे हैं, क्या यही आएगा क्या बनाने? कतई नहीं। रिसीट पेमेंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसका नेचर जानना जरूरी था, काम को समझना जरूरी था, ये सब चीज़ें समझना जरूरी थी। तो मैंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको इसलिए बनाया ताकि आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझें। अभी देखो 12 में क्या देगा आपको, क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना बनाया मिलेगा। मैंने यहाँ बताया ना कि एनपीओ का जो अकाउंटिंग है वो इस रास्ते से भी हो सकता है, बुक कीपिंग करो, ट्रायल बैलेंस करो, रिसीट पेमेंट बनाओ, इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, और एक और रास्ते से हो सकता है। अगर कोई कस्टमर, आप समझ लो आप सीए हो, अगर कोई कस्टमर आपके पास पहुंच जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लेके, तो आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का यूज़ करके इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बना सकते हो। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का यूज़ करके आप इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बना सकते हो। तो ये 2 तरीका है बैलेंस शीट तक पहुंचने का। क्लियर? रिसीट एंड पेमेंट के बारे में मैंने पूरा जानकारी दे दिया। अब मैं बताऊंगा कि कैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अगर क्वेश्चन में रहा तो उसके हेल्प से कैसे बैलेंस शीट बन सकता है, वो सब चीज़ अभी हम सिखाएंगे। ठीक है? और साथ ही साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है इसको भी समझेंगे। चलिए आइए।